तो बहनों और भाइयों 10 लोग बोल चुके और अब काला हाथ उठा लो बैठक मैंने तो काहे चले गए, 3 नंबर में थे तो 10 लोग के बोलने के बाद भी मौका आपको नहीं मिला। अब नहीं मिला तो छोड़िए ना, बोलिए लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपको लोग जान जाएगा। तो बहनों और भाइयों कई तरह की बातें आई। सबसे मूल समस्या जो है सिंचाई की है और हम लोगों की पूरी कोशिश है सिंचाई की समस्या को पूरे बिहार में हम इस प्रकार से ले हाथ में कि अलग अलग इलाकों में जो पहले से प्रणाली थी उसको हम पुनर्जीवित भी करें। बाढ़ भी हमारे लिए बिहार के पैमाने पर एक बड़ी समस्या है। आप सबको मालूम है बार बार बाढ़ आती है और पिछले 2 वर्षों से बाढ़ ने हम लोगों का ध्यान अपनी ओर बहुत खींचा है। 2007 में 22 जिला प्रभावित हुआ, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 4-5 महीना हम लोगों का उसके रिलीफ के प्रबंधन में गुजरा और पिछले साल 2008 में कोसी में विनाश लीला हुई और उसका प्रभाव अभी कुछ समय तक रहेगा। भले ही इलाका उतना बड़ा प्रभावित नहीं हुआ लेकिन विनाश हुआ और उसने हम लोगों का ध्यान खींचा। इस पूरे एक बड़े भूभाग में पुरानी प्रणाली है आहर पैन अलंग जमींदारी बांध, और एक जमाने में नियम था जब जमींदारी था कि जमींदार मिट्टी वगैरह का प्रबंध करता था और लगान की वसूली करता था। बाद में जब जमींदारी का उन्मूलन हो गया तो उसका प्रबंध धीरे धीरे होना बंद हो गया। इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि जितने इस प्रकार के बांध हैं उसके देखभाल की जिम्मेवारी सिंचाई विभाग की होगी। तो अब सिंचाई विभाग को वो काम दिया गया है, उसके लिए योजना बना करके हम लोग अमल कर रहे हैं। बिहार के बहुत बड़े हिस्से में ये समस्या थी। इस पूरे इलाके में जो सिंचाई की अपर सक्रिय योजना के बारे में जो मांग रहती है, इच्छा रहती है, उन सब चीज़ों से हम लोग वाकिफ हैं। हम लोग अपने स्तर पर सचेत भी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का फल जब तक नहीं आ जाए तब तक उसके बारे में अधिकार पूर्वक कुछ कहना उचित नहीं होता है। सब लोगों ने जो बात रखी है सिंचाई के मुतालिक, अगर पानी का प्रबंध हो जाए तो मिट्टी उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, उत्पादन बढ़ सकता है। और हम लोगों ने एक लक्ष्य भी रखा है, 4 साल में कृषि उत्पादन को दोगुना करना चाहते हैं और इसके लिए हमने कृषि रोड मैप बनाया है और उस पर पिछले साल से हम लोगों ने उस पर अमल करना शुरू किया। एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहां अच्छे किस्म के बीज की ज़रूरत है, अच्छे किस्म के आदान की ज़रूरत है, उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी। अगर समय पर पानी हम का प्रबंध कर पाएँ
तो कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। तो जल का प्रबंधन हमारे बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ पानी की कमी हो जाती है। अगर जल का प्रबंधन ठीक ढंग से हो जाए, हमने केंद्र के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि राज्य के अंदर की जो नदियां हैं उसको हम आपस में जोड़ें। कौन पीछे पैर हिला रहा है जी? राज्य की नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो बाढ़ से भी बचा जा सकता है और हमारे पास जो पानी होगा उसका हम इस्तेमाल दूसरे नदी के बेसिन में डालकर कर सकते हैं। अब उत्तर बिहार में बाढ़ आती है और बाढ़ में वो जो पानी है वो फिर गंगा नदी होते हुए समुद्र में चला जाता है, बह जाता है। और दूसरी तरफ किसी समय में किसी इलाके में बाढ़ आती है, किसी समय कोई दूसरी नदी में बाढ़ आती है। एक साथ सभी नदियों में बाढ़ नहीं आती। अगर आपस में उनको जोड़ा जाए तो संभव है कि बाढ़ का प्रभाव बढ़ जाएगा और बर्बादी और तबाही इस प्रकार से नहीं होगी। हम लोगों को अभी से सजग रहना है, वरना बाढ़, बिहार के बारे में कह दिया जाता है कि यहां तो पानी ज्यादा है, बाढ़ आती है। सच यही नहीं, बाढ़ आती है, पानी बह जाता है, लेकिन हमारे पास जितना पानी की जरूरत है और अगर हम 2 फसल लेना चाहें, सारे खेतों में अगर 2 फसला हम सोच लें तो हमको जितना पानी की जरूरत है उससे ज्यादा पानी नहीं है, उससे कम ही पानी है। और फिर जब औद्योगिकरण होगा तो उद्योग के लिए पानी की जरूरत है, आबादी बढ़ रही है, इनके इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरत है, पीने के लिए पानी की जरूरत है, सब प्रकार से पानी की जरूरत है। तो जितना हमारी पानी की जरूरत है उतना पानी नहीं है, लेकिन दुनिया भर में मालूम है कि बिहार में पानी ही पानी है। तो ये भी गलत है, इसलिए हम उस पर भी सजग हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि हमारे यहां का पानी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर लिया जाए, तो हम अपने राज्य के अंदर नदियों को जोड़ना चाहते हैं कि बाढ़ से बचें। और ये पानी, जहां पानी की कमी है, जैसे ये सारे इलाके हैं, इनमें पानी की कमी है, अगर वहां के पानी को किसी तरह से हम यहां पहुंचा पाए तो फिर इस इलाके में भी पानी की किल्लत कम रहे। तो कुल मिलाकर के अगर हम नदी के नहर को खींचे भी और उसमें पानी उपलब्ध न हो, सोन नहर की हालत खराब हो रही। अब सोन नदी में जितना पानी होना चाहिए था उतना पानी नहीं है, क्योंकि ऊपर में पानी का दोहन कर लिया गया, तो काफी कठिनाई होने वाली है। अगर सोन के नहरों में ही ज्यादा पानी हो जाए तो फिर उससे भी हम इस इलाके में पानी भेजने का इंतजाम कर सकते थे। तो ये कई प्रकार की समस्याएं हैं जिसको, जहां हमारी जो पुरानी प्रणाली है उसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं, नदियों को आपस में जोड़ना चाहते हैं, अधिक पानी वाले इलाके से कम पानी वाले इलाके में कैसे पानी पहुंचाया जाए। तो इन सब चीजों पर एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव बना करके हम लोगों ने केंद्र को भेजा है। और कुछ चीजों के लिए तो परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। तो हम इन सब चीजों पर सजग। आपने चर्चा छेड़ दी तो पूरे विकास यात्रा में सिंचाई और बाढ़ के मुद्दे पर हम शायद किसी दिन नहीं बोल पाए। मुझे खुशी है कि आज आपने ये अवसर दिया। बिजली के बारे में जहां तक सवाल है, आज हमारी निर्भरता पूरे तौर पर केंद्रीय क्षेत्र पर है। हमारा बिजली का उत्पादन कहां? झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में बरौनी और कांटी
2 बिजली घर रहा, दोनों बंद। हमारी सरकार जब बनी है उस दिन हमारे पास बिहार में कोई बिजली का उत्पादन नहीं था। शायद बिहार अकेला प्रदेश होगा जिसके पास अपना बिजली का कोई उत्पादन नहीं। बड़ी मुश्किल से बरौनी में मरम्मत वगैरह का काम चल रहा, थोड़ा बहुत उत्पादन हो जाता। कांटी का उत्पादन हो, इसको हमने एनटीपीसी को दे दिया। तो बता रहे हैं कि अब कांटी से भी कुछ मिल रहा है बिजली बोर्ड के अध्यक्ष। तो इतना कम बिजली, बाकी हमारी पूरी निर्भरता केंद्रीय क्षेत्र पर है, जो कोटा मिलता है उस पर है। अब बाढ़ में हम एनटीपीसी का बिजली घर लगवाए, आप सबको मालूम है, और बिहार सरकार अगर चाहती तो उसमें कम से कम 35% हिस्सा ले सकती थी, लेकिन उस समय की बिहार सरकार ने कोई दावा ही नहीं किया उस पर। जब हम आए तो देखा कि तो दावा ही नहीं किया। अब हम बिजली उससे चाहते हैं कि जब उत्पादन होगा तो हमको मिले, तो साहब उसका बिजली का तो समझौता अलग अलग राज्यों से हो चुका। अब उसका विस्तारीकरण होगा तो हम ज्यादा बिजली पा सकेंगे, वरना ये स्थिति है। कहलगांव में जब हम लोग केंद्र में थे तो 500 मेगावाट की 3 नई इकाई और लगाई गई, 840 मेगावाट के अलावे एनटीपीसी, उसमें भी दावा नहीं था। तो दावा नहीं करने के कारण जो न्यूनतम हिस्सा मिलता है वहीं बिहार खड़ा है। और अब जबकि हम पारेषण प्रणाली को और वितरण प्रणाली को ठीक कर रहे हैं, ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइन अब डालते जा रहे हैं, ग्रिड बन रहा है, विद्युत सब स्टेशन बन रहा है, ये सब बनने के बाद अब लोगों तक ग्रामीण विद्युतीकरण का भी काम हो रहा है। तो इसके चलते अब बिजली की मांग बढ़ रही है, बिजली की जरूरत बढ़ रही है, बिजली की खपत बढ़ रही है, और हमारे पास बिजली नहीं। एक समस्या तो वो है जटिल। अब हम लोगों ने पहल किया है, बरौनी में 500 मेगावाट का बिजली घर स्थापित करेंगे, कांटी में 500 मेगावाट एनटीपीसी के साथ मिलकर के स्थापित करेंगे, और 2000 मेगावाट नबीनगर में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और एनटीपीसी मिलकर डालने जा रहा है। जमीन का अधिग्रहण चल रहा है। तो ये सब करने से हमारी बिजली की स्थिति सुधरेगी, और निजी क्षेत्र के लोग भी यहां बिजली लगाने आ रहे हैं। केंद्र का सहयोग उसमें चाहिए, क्योंकि कोयला का लिंक केंद्र देता है। अब ताप बिजली घर स्थापित होगा तो कोयला चाहिए। अब कोयला किस खदान से मिलेगा, ये लिंक भारत सरकार देती। अब वो भारत सरकार लिंक देने में देरी कर रही है, वरना निजी क्षेत्र में तो कुछ कंपनी ऐसी थी जो कलकत्ता में पूरा बिजली सप्लाई करती है, वो भी हमारे यहाँ पीरपैंती के इलाके में बिजली घर लगाना चाहते हैं। अनेक लोग लगाना चाहते हैं बिहार। तो ये कठिनाई है, और बिजली घर जब लगेगा तो आप देख रहे हैं बाढ़ में एनटीपीसी का है। कब हम शिलान्यास करवाए थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 6 मार्च 1999 को, आज 2009 में पहुंच गए, अभी तक पूरा नहीं हुआ काम। तो खैर इसमें तो 2-3 साल लोग सुस्ती बरते, लेकिन 5 साल 7 साल तो बिजली घर के पूरा होने में, बिजली के उत्पादन में लगता है। तो आगे जाकर के स्थिति में बहुत सुधार होगा। लेकिन अभी हम जितना चाहेंगे उतनी बिजली है नहीं। बिजली इतना कम था कि हमने सारे पार्टी की मीटिंग बुलाई और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर हम भारत सरकार में गए ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए। थोड़ी बहुत बिजली बढ़ी। तो बिजली की समस्या, हाँ, जितनी बिजली है, अब हम लोग चाहते हैं ये जो आपका चीनी मिल लगवाना चाहते थे, शुगर गन्ना पर आधारित उद्योग, उसमें भी बिजली बनता, तो वो एक अलग कारण से उसको रोक दिया कि उसमें एथेनॉल पैदा करना लोग चाहते थे। एथेनॉल पेट्रोल डीजल में मिलता है, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। हमारे यहाँ 20,000 करोड़ रुपया का प्रस्ताव लंबित है गन्ना पर आधारित एथेनॉल बनाने का उद्योग स्थापित करने का। भारत सरकार ने कह दिया कि एथेनॉल वही बनाएगा जो चीनी मिल खोलेगा। अब चीनी कोई पैदा नहीं करना चाहता है, चीनी की उतनी जरूरत है नहीं, और चीनी पैदा करना लाभकारी नहीं है, तो हम किसी निवेशक को बाध्य तो कर नहीं सकते। अब सरकार तो लगाती नहीं है, राष्ट्रीय नीति हो गई, निजी क्षेत्र उद्योग लगाता। तो वैसी स्थिति में
बिजली की समस्या, अब जितने चीनी मिल अभी चल रहे हैं वो सब लोग साथ साथ बिजली का भी उत्पादन करें, तो कुल मिलाकर के और भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ अपना उत्पादन, कुछ बाहर की बिजली मिलाकर हम लोग स्थिति बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिजली एक ऐसा प्रश्न है कि आप सोचिएगा कि बिल्कुल दुरुस्त हो जाए तो उसमें तो वक्त लगेगा। देखिए, सड़क बनाने में अगर आज तय करेंगे तो अगर तेजी से काम किया जाए तो 1.5 साल में, 2 साल में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। अगर कोई मकान बनाना चाहते हैं तो साल भर, 2 साल में वो बनकर के तैयार हो जाएगी। पुल भी कितना बड़ा है इसके आधार पर 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना में तैयार हो जाएगी। लेकिन बिजली का मसला ऐसा है कि एक बिजली घर बनने में 5 साल, 6 साल तो जरूर लगेगा। हमारे जैसा व्यक्ति जो बराबर एक एक चीज पर नजर रखता है कि ये काम हुआ कि नहीं, अगला कदम हुआ या नहीं, इतना ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जो भी बिजली है उसका वितरण ठीक ढंग से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी इलाके को ज्यादा मिले, किसी इलाके को कम मिले। तो इस प्रकार की कोई विसंगति होगी उसको जरूर दूर किया जाएगा। और दूसरी बात है कि जहां बिजली है, एक साथी ने कहा कि भाई बिजली का बिल दे देते हैं, बिजली आती नहीं है। ये सारे मसले को बिजली बोर्ड के अध्यक्ष देखें। भाई ये नहीं चल सकता कि आप बिजली मत दीजिए और बिजली का बिल लीजिए, ये सब नहीं चलता। आप बिजली दीजिए, बिजली का बिल लीजिए। और मैं तो इन लोगों को कहता हूं कि जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, उसको बदलना, किसान लोग, गांव के लोग मिल करके जाते हैं और बिजली बोर्ड में उससे कुछ मांगा जाता है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम एक जिले में थे, वहीं हमने सस्पेंड किया। बिजली बोर्ड को हमने कहा है कि आप ट्रांसफार्मर 72 घंटा में बदलिए और उसके लिए जितना ट्रांसफार्मर की जरूरत हो उतना ट्रांसफार्मर खरीद करके स्टॉक में रखिए और इसमें जितना पैसा लगे वो राज्य सरकार से ले लीजिए। हम इतनी दूरी तक तैयार हैं। ये लोग काम कर रहे हैं, हम 1.5 पौने 2 साल से कह रहे हैं। आप करें क्या? बिहार में तो काम उतना तेजी से होता नहीं जितना तेजी से हम या आप चाहते हैं, लेकिन काम अब होना शुरू हो गया। ये मामूली बात नहीं है। जहां कुछ नहीं होता था वहां होना शुरू हो गया और अब तो और होगा। अब तो सारे लोगों का तजुर्बा आपके साथ है और हमको तो अब पूरा भरोसा है कि कुछ तो गति आएगी। तो हम तो पैसा देने को तैयार है। राज्य सरकार की तरफ से जितना पैसा लगे, इन्होंने कहा 57 करोड़, हमने कहा एवमस्तु 57 करोड़ लीजिए, लेकिन 72 घंटा में ट्रांसफार्मर बदलिए। और ट्रांसफार्मर का पैसा चूंकि राज्य सरकार दे रही है तो किसी कंज्यूमर से 2 नंबरी पैसा कोई आपका अफसर न वसूले, और अगर वसूलेगा तो उस वसूल करने वाले अधिकारी की जगह जेल होनी चाहिए, उसकी जगह सरकार का क्वार्टर नहीं होना चाहिए। इतना हमको चाहिए। और ये नहीं चल सकता कि पैसा हम देते जाए और गड़बड़ करने वाला गड़बड़ी करता जाए, ये नहीं चलेगा। ये हमें मंजूर नहीं। और अगर यही सब मंजूर होता तो हम आपके बीच काय के लिए घूमने आते। तो एक एक बात सबके सामने आ रही, बहुत अच्छा लगा। बहुत तरह की बातें आई। महिला महाविद्यालय तक की मांग आई। हमने नियम बना दिया है, जिस किसी भी सब डिवीजन में डिग्री कॉलेज नहीं है उस सब डिवीजन में सरकार डिग्री कॉलेज खोलेगी। ये विकास यात्रा के दौरान ही हमने सोचा और मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर के अपनी नीति बना दी। वित्त रहित कोई हमारी देन तो है नहीं, और वित्त रहित कोई पिछले 15 साल की सरकार की भी देन नहीं। देखिए, हर चीज में हम कोई 15 साल वाले को ब्लेम नहीं करते। ये वित्त रहित वो 15 साल वाले की भी देन नहीं। वित्त रहित तो 15 साल हमारे 3 साल के पहले 15 साल के पहले वालों की देन है। ये कौन सी नीति है भाई? वित्त रहित बना दिया नीति, धंधा बन गया। और अब सब समस्या मेरे मत्थे। हमारे कोई जादू का छड़ी है? हम तो धीरे ही धीरे टैकल करेंगे।
इसलिए हमने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने का फैसला लिया और जो भी वित्त रहित कॉलेज या स्कूल चल रहा है उसको हम अनुदान देने जा रहे हैं और जैसा काम उतना अनुदान, यानी कितना लड़का पास किया, कितना लड़की पास की, उसके हिसाब से हम अनुदान देंगे। और लड़का जितना पास करेगा और लड़की पास करेगी तो थोड़ा ज्यादा दे देंगे। अगर फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो ज्यादा अनुदान देंगे, सेकेंड डिवीजन में थोड़ा कम, थर्ड डिवीजन में और कम। लेकिन पास करने पर भाई मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि हमारे युवा पीढ़ी के लोग, लड़का हो या लड़की, पढ़े। तो पढ़ेगा तब ना पास करेगा। अब पास किया इसका मतलब आप पढ़ाए। पास तो तभी ना करेगा जब आप पढ़ाइएगा। तो आप बढ़िया से पढ़ाइए, खूब लड़का लड़की पास करेगा, खूब ग्रांट आपको मिलेगा। हम यही दे सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं देंगे। बात हम कान खोल के सुन लीजिए वित्त रहित वाली। कितना लड़का लड़की पास किया उसके आधार पर जोड़ करके हम पैसा आपको देंगे। और ये भी हमने कह दिया कि जो हम पैसा देंगे वो टीचर और शिक्षकेतर कर्मचारी के तनख्वाह के लिए जाएगा। अभी कहिएगा कि सरकार देना शुरू किया तो कल कहिएगा कि ले लो हमको, तो हम कहां से ले लेंगे? दिवाला पिट जाएगा पूरे बिहार सरकार का, तब हम नहीं ले सकते हैं। हम कहां से अधिग्रहण कर लें? और बिहार देश में जितने भी विकसित प्रदेश है सब जगह निजी कॉलेज चलते हैं साहब। ये अधिग्रहण क्या होता है? इसलिए अधिग्रहण नहीं, अनुदान। और अनुदान जो सरकार के पास कुवत है हम देंगे। लड़कों को पढ़ाइए, बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे खजाने में और पैसा होगा, हम और पैसा देना चाहेंगे। लेकिन आज की तारीख में उदारता पूर्वक राज्य सरकार ने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करके अनुदान देने का फैसला किया। अब जितनी जल्दी कॉलेज वाले अपना सारा कागज पत्तर जमा करेंगे राज्य सरकार को, उतनी जल्दी शिक्षा विभाग आपका अनुदान पास करेगा। और एक बात जान लीजिए, हम जो भी देंगे अनुदान जोड़ करके देंगे। हमने वचन दे दिया है 1 अप्रैल 2008 से मिलेगा। आप जितना जल्दी कागज जमा करिए, आपका पास हो गया, आपको मिल जाएगा। लेकिन जोड़ के हम 1 अप्रैल 2008 से दे देंगे। जो कहा है उसको हम कर देंगे। अब इसके अलावे और कोई बहादुर का इंतजार कीजिए। हम तो जितना कर सकते हैं कर दिए। और एक बात और, एक हम आजकल देखते हैं जगह जगह महिला कॉलेज की मांग होती है। भाई महिला और पुरुष ये अलग क्यों पढ़े? भाई ये साथ क्यों नहीं पढ़े? अब वो जमाना नहीं है कि लड़के और लड़कियों को अलग करके आप रखिए। क्या मतलब है लड़के लड़कियों को अलग करने? अब कॉलेज खुले, लड़का भी पढ़े लड़की भी पढ़े। ये दोनों को जितना अलग अलग करके हम रखेंगे उतना एक दूसरे के प्रति दुराव रखेंगे, उतना ही गलत होगा। अब ये दुनिया भर में बात आ गई। साथ पढ़ेंगे इसका मतलब कि साथ पढ़ेंगे, स्वस्थ मानसिकता में पढ़ेंगे। और जो गलत प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको टैकल करने के लिए कानून में ताकत नहीं है, समाज को ताकत नहीं है क्या? इसलिए लड़का लड़की सब पढ़े। अरे पढ़े, बुनियादी चीज क्या है? पढ़े। लड़की भी पढ़े लड़का भी पढ़े। अगर लड़की का कॉलेज कहीं खुला हुआ वो भी चले, लेकिन लड़का लड़की साथ भी कॉलेज में पढ़े। पढ़ता ही है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की पढ़ती ही नहीं थी। अब आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में खूब लड़की पढ़ती है। अब लड़कियां कौन पढ़ाई नहीं पढ़ रही है? स्पेस में जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है। तो अब लड़कियां तो सब जगह जा रही है, अब युद्ध के मैदान में जा रही है। तो लड़के और लड़की में कोई फर्क मत कीजिए। हम एक ही अपील करेंगे कि सबको पढ़ाइए। बेटा हो या बेटी, उसको भेजिए। स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, लेकिन पढ़े और पढ़ लिख करके शिक्षित बने। और जब वो शिक्षित बनेगा तो बिहार का कायाकल्प होगा। और अब तो ज्ञान की दुनिया है।
कलम की दुनिया है, लाठी की दुनिया थोड़ी है, कलम की दुनिया है। इसलिए सबको पढ़ाना है और शिक्षित बिहार बनाना है, स्वस्थ बिहार बनाना है। तो कई प्रकार की बात आई, कुछ कुछ बात हमने कहा। आज आपके बीच में बहुत आनंद की अनुभूति है और हमारा ये संवाद इसी तरह से चलता रहेगा। और जो बातें आप लोगों के बीच से उभर कर आती है, इसी में अनेक चीजों का उपाय हो जाएगा। और सब लोग, हम फिर से एक बार अपील करेंगे कि सब लोग आपसी भाईचारा का माहौल बनाइए। देखिए, झगड़ा करने वाला तो आराम में रहता है, कराने वाला किसके किसके नाम पर हम लोग नहीं झगड़ लेते हैं, कभी जरा गौर से सोचिए। और यही में हम ये बात बोल रहे हैं, इस प्रखंड में बोल रहे हैं, इसलिए लड़िए मत, आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहिए। देखिए, भाईचारे में जो ताकत है, हम एक दूसरे के प्रति विश्वास करके कहां जाएंगे, कहां ले जाएंगे समाज को, क्या मिल जाएगा। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी नहीं आगे बढ़ेगी, क्या कहेगी हमारी पीढ़ी पर, आप लोगों पर क्या कहेगी नई पीढ़ी। इसलिए भगवान के लिए हम सबसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे। माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था, माहौल सुधरा। और एक बात हम बता देते हैं आप, इस बिहार में जब हम आए उसी दिन हमारा संकल्प था कि कानून अपना काम करेगा, हम किसी को न फंसाएंगे न किसी को बचाएंगे, कानून को अपना काम करने की इजाजत देंगे। और आज यही कारण है कि आज लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। अगर कोई घटना घटती भी, अपराध होता भी है, तो लोगों को यह भरोसा है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और कानून के मुताबिक उनको सजा होगी। तो इसलिए हम लोगों को आपस में प्रेम का, भाईचारे का, हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित या महादलित, स्त्री हो या पुरुष, सब लोगों को एक मन से एकजुट होकर सोचना पड़ेगा। और हम जब ऐसा सोचेंगे तो विश्वास कीजिए, बिहार तो इतना तरक्की करेगा कि दूसरे लोग हमारी तरक्की से जलेंगे, ऐसा बिहार बन सकता है। और फिर से दुनिया भर के लोग हमारे इस बिहार में आएंगे। माहौल बदल रहा। अब कल हमको जाना है, सारा कार्यक्रम खत्म करके गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना फिर से हो रही है। कलाम साहब पहले विजिटर बने हैं और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दुनिया के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनकी अध्यक्षता में नालंदा विश्वविद्यालय के स्वरूप के बारे में सलाह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनी। वो कमेटी आई हुई है, नालंदा गया में बैठेंगे, हमसे उनको मिलना है, हम उसके बाद गया जाएंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। तो जिस नालंदा में दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, हम उसी प्रकार का विश्वविद्यालय फिर से नालंदा में स्थापित करने की ओर आगे बढ़ गए। हम अपने गौरवशाली स्थान को फिर से प्राप्त करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ऊंचा सोचिए, मिलकर रहिए, नया बिहार बनेगा, जरूर बनेगा। और हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने में कामयाब होंगे, एक विकसित प्रदेश बनाने में हम सब सफल होंगे। लेकिन हमारी सफलता नहीं होगी, आप सबकी सफलता होगी और आपके बदौलत ये काम करने में हम कामयाब होंगे, इतना मुझको पक्का विश्वास है। तो आज इस जगह पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और इतनी रात गए, इतनी भारी संख्या में आप मौजूद हैं, कोई टस से मस हो, फिर सुबह से कार्यक्रम में लगना है, आगे बढ़ना है, फिर गया जाना है, बहुत तरह का काम है, सिर पर बहुत काम आ गया है। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए कि इस कठिन काम को भी हम निपटाने में कामयाब हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इकट्ठे प्रणाम, सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप सब प्रार्थना सभा में शामिल होकर के अपने घरों की ओर जाइएगा। जय हिंद।